नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना सक्षम पॉइंट में आपका स्वागत है। पप्पू सिंह जी प्रजापति जी और अरविंद भास्कर जी, कुलदीप के फैनिन जी की जो बुक आती है भारतीय वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसका हम पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो जिसकी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। इसको शुरुआत करने से पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। प्राचीन भारत के टॉपिक है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, सरस्वती सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्म, मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य, संगम काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, पूर्व मध्यकालीन भारत, दक्षिण भारत, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, जिसे वृत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत दिल्ली सल्तनत, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य और मराठों का उदय। उसके बाद आधुनिक भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, भारत में औपनिवेशिक शासक की स्थापना तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण, धन निष्कासन। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आए। 19वीं शताब्दी में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दलित और महिलाओं में समाज सुधार। उसके बाद गांधी युग और अंत में संवैधानिक विकास। इस प्रकार से 870 पेज की जो बुक है, जिसका हम आज से अध्ययन शुरू करेंगे और आप सभी का सहयोग बना रहा तो इसे जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पहले टॉपिक जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ये शुरू करने जा रहे हैं। जो 35 पेज है, कोशिश करते हैं कि इसे आज एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए। तो चलो पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, चैप्टर नंबर 1। इसका पहला जो क्वेश्चन है, पेरिप्लस मेरिस एरिथ्री की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? दोस्तों, ये बुक है जो ग्रीक भाषा में लिखी गई है कि यूनानी ग्रीक नाविक था, उसने लिखी थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं, दूसरी शताब्दी भी नहीं थी, पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी, तीसरी शताब्दी ईस्वी और चौथी शताब्दी ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहली शताब्दी ईस्वी। पहली शताब्दी ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का पूरा नाम जो है वो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी, जिसका हिंदी में अगर अर्थ देखा जाए तो होता है लाल सागर की समुद्री यात्रा। यह पुस्तक 80 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका अनुवाद 1912 में स्कोप नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने किया था। ये जो पुस्तक लिखने वाला था, ये मैंने बताया था कि एक ग्रीक नाविक था जो मूलतः तो यूनान का निवासी था, लेकिन मिस्र में जाकर रह रहा था। प्रथम शताब्दी में ये 80 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर भारत के बंदरगाह व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। जो भारत से पश्चिमी देशों को जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी, उसकी पहली अगर कंप्लीट अगर जानकारी मिलती है तो वो इसी बुक में मिलती है। इसने व्यापार में विशेषतः भारत के रोम और चीन के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भारत का रोम और चीन के साथ व्यापार होता था, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम के स्थलीय मार्गों से भारत व चीन के मध्य रेशम का व्यापार होता था। भारत और चीन के मध्य रेशम का व्यापार, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, स्थलीय मार्ग, उसी का नाम बाद में रेशम मार्ग पड़ा था। इस पुस्तक को समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य के स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अप्रार्क राजा थे। याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो 5वीं सदी में लिखी गई थी। एक गुप्तकालीन रचना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर भविष्य में बहुत सी टीकाएं लिखी गई थी, जिसमें 7 टीकाएं प्रमुख है। उन्हीं में से एक टीकाकार थे अप्रार्क। ये राजा थे, कौन से वंश के राजा थे ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है सेलोधव राजवंश, 2 नंबर ऑप्शन है सेन राजवंश, 3 नंबर ऑप्शन है शिलाहार राजवंश और 4 नंबर ऑप्शन है काकतीय राजवंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा शिलाहार राजवंश। सेलोधव राजवंश जो है ये 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान
पूर्वी पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत में इनका इसका शासन था, सेलोदभव राजवंश का। और सेन राजवंश ये एक हिंदू राजवंश था जो बंगाल के क्षेत्रों में शासन कर रहा था। इसके जो संस्थापक जो थे वो थे सामंत सेन। सामंत सेन जो है इसके संस्थापक थे। काकतीय राजवंश के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। काकतीय राजवंश जहाँ की एक प्रसिद्ध शासिका हुई थी रुद्रमा देवी, राजधानी इनकी वारंगल थी। 13वीं शताब्दी में इटली के एक विद्वान आए थे मार्को पोलो, वो उन्होंने यहाँ काकतीय राजवंश, काकतीय साम्राज्य में आए थे और उन्होंने रुद्रमा देवी का वर्णन भी किया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर 7 टीकाएं और लिखी गई है, और 7 टीकाएं कौन कौन सी है वो हम एक बार देख लेते हैं। विश्व रूप की बाल क्रीड़ा, जो पहली टीका है वो विश्व रूप की बाल क्रीड़ा। दूसरा विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, शूलपाणी की दीप पलिका, अपरार्क नंद पंडित की मिताक्षरा पर मिताक्षरा, विश्वेश्वर भट्ट की सुबोधिनी नामक टीका, बाल भट्ट की बाल भट्टी टीका, और उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी राजा अपरादित्य या जिन्हें अपरार्क नाम से जाना जाता है ने 12वीं सदी के पूर्वार्ध में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर अपना भाष्य लिखा था। विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो ये हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित है। हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित पुस्तक है इनके। विज्ञानेश्वर द्वारा जो लिखित पुस्तक है मिताक्षरा नामक टीका हिंदू उत्तराधिकार तथा अन्य विषयक कानूनों से संबंधित है। इन्होंने उत्तराधिकार का जन्मस्वत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह जन्मस्वत्व सिद्धांत क्या होता है कि जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार की हिस्सेदारी इनको हासिल हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है? तो कानूनी विषयों से जो संबंधित है वो है नारद स्मृति। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, नारद स्मृति। स्मृतियाँ जो है वो मुख्यतः विधि विषयक ग्रंथ ही होती है, स्मृतियाँ जितनी भी है वो। लेकिन नारद स्मृति व कात्यायन स्मृति पूर्णतया विधि विषयक स्मृति हैं। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राज्य के स्वामित्व का सिद्धांत है। भूमि पर राज्य के स्वामित्व का सिद्धांत जो सर्वप्रथम देता है वो है कात्यायन स्मृति। वहीं देवल स्मृति भी विधि विषयक नहीं है। देवल स्मृति जो विधि विषयक नहीं है ये ध्यान रखना। वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान इसमें मिलता है। मनु स्मृति जो है उसको मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन में चारों स्मृतियाँ थी, चारों स्मृतियों के बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक है? बौद्ध जातक कौन कौन से हैं? तो बौद्ध जातक जो इसमें है वो 2 है, एक तो बावेरु जातक और एक दशरथ जातक। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो इसमें आ रहा है 2 नंबर में, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य के स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात है? यहाँ पर 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, मेघातिथि और विश्वरूप। तो अभी हमने पढ़ा था कि याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीकाएं किन किन की थी। तो उसमें एक अपरार्क नाम था, एक विज्ञानेश्वर नाम था और एक विश्वरूप नाम था। मेघातिथि है, इन्होंने मनु स्मृति पर टीका लिखी थी। मनु स्मृति पर टीका लिखी थी इन्होंने, ना कि याज्ञवल्क्य पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपरार्क, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। अर्थात 1, 3 और 4 4 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। मिताक्षरा धारा स्कूल के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देता है, और जो कारण लिखा है ब में लिखा है, मिताक्षरा ने यह माना कि जन्म के आधार पर पूर्वजों की संपत्ति पर पुत्रों के स्वामित्व का अधिकार है। तो इसमें नीचे पूछा गया है कि कौन सा सही उत्तर चुनिए। कथन ए और ब दोनों सत्य है,
ब कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। कथन ए और ब दोनों सही है और ब में जो बात कही गई है वो कथन ए का बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है। स्मृतियाँ प्राय ज़्यादातर जो स्मृति है वो पद्य में ही लिखी गई है। सिर्फ एक विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 विष्णु स्मृति। बाकी सभी स्मृतियाँ पद्य में ही लिखी गई है। विष्णु स्मृति इसका राइट आंसर हो गया। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका को इनके द्वारा लिखा गया। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक जो है उनके पर टीका लिखी थी, किन्होंने लिखी थी? इनमें 4 ऑप्शन है, भैरवी, पालकलप्य, ज्यादित्य और विज्ञानेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमने अभी देखा था कि मनुस्मृति पर टीका मेघातिथि ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित से कौन मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है? तो मेघातिथि मनुस्मृति के टीकाकार है। गोविंदराज भी मनुस्मृति के टीकाकार है। कुल्लुक भी मनुस्मृति के टीकाकार है, लेकिन सायन ये मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर। इसके व्याख्या देख लेते हैं। भारूची, मेघातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वनारायण, रघुनंदन, इन्होंने मनुस्मृति के टीकाएं लिखे, मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार है। भरूची जो है इन्होंने मनुस्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार है। भरूची मनुस्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार है, यह बात ध्यान रखना। वहीं मेघातिथि पूर्व मध्यकालीन प्रसिद्ध टीकाकार है। मेघातिथि जो एक प्रसिद्ध टीकाकार है पूर्व मध्यकालीन काल के, और भारूची जो मनुस्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार है। सायन ने ऋग्वेद पर सबसे प्रसिद्ध व प्रामाणिक भाषा लिखा था। सायन जो है इन्होंने ऋग्वेद पर लिखा था, ना कि मनुस्मृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी, जो दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। यह ऑप्शन तो इसका गलत होगा। मिताक्षरावस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग अवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। हाँ, तो ये हमने मिताक्षरावस्था में पहले ही पढ़ा था कि पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था, तो यह तो इसका राइट ऑप्शन है। मिताक्षरावस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष व महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति के मामलों में विचार करती है, तो ये भी इसका गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन सिर्फ ब है। ब किसमें है? तो ब इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वार्तिक के लेखक कात्यायन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, याज्ञवल्क्य के स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य और निरुक्त लेखक यास्क। तो इनका क्रम पूछा है कि सबसे पहले कौन थे और सबसे बाद में कौन थे। तो जो निरुक्त लेखक यास्क है ये सबसे पहले है, ये सबसे प्राचीन है निरुक्त लेखक, तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो डी का आएगा। और कार्तिक लेखक कात्यायन दूसरा नंबर, पहला नंबर निरुक्त लेखक यास्क, दूसरा नंबर कार्तिक के लेखक वार्तिक लेखक कात्यायन, तीसरा नंबर जो है वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि, और चौथा नंबर जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य, जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, ए, बी और सी। डी, ए, बी, सी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो यह बात सही है, प्राचीनतम लेख अधिकतर प्राकृत भाषा में ही मिले हैं। कथन नंबर 2 है, अभिलेखों के लेखन के माध्यम से संस्कृत का व्यापक प्रसार ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तब भी प्राकृत भाषा प्रचलन जारी रहा। हाँ, संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा का प्रचलन भी जारी रहा था। इसके ऑप्शन दोनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। यहाँ नीचे व्याख्या दी गई है, व्याख्या और देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों सहित प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जिसे मध्य इंडो आर्यन भाषा कहा जाता है। सबसे प्रारंभिक पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख पश्चिमी शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के अभिलेख 3री और 4थी शताब्दियों में प्राप्त हुए। बाद में इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंग्यूर और तेंगुर है। कंग्यूर और तेंगुर क्या है? तो ये साहित्य है, कंग्यूर और तेंगुर। अब साहित्य कौन से हैं? बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ या प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास संग्रह। तो दोस्तों ये जो है ये बौद्ध साहित्य है। कौन से साहित्य हैं? बौद्ध साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। ये तारानाथ है, जिनका काल 1575 से 1634 रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के जोनाग संप्रदाय के एक लामा थे। इनका मूल नाम था जो था वो था कुनदुंगा सुन्विंगपो था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है जो भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास है। इन्होंने कृति लिखी थी, एक रचना लिखी थी, भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, 1608 में लिखी गई थी। कंग्यूर और तेगुर भी नामक रचनाएं बौद्ध साहित्य से ही संबंधित है। प्राचीन भारत में सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है ये पूछे। तो यूनानी शासक डिमिट्रियस भारत के द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कुषाण शासक कुजुल कैडफिशिस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। नहीं, प्रथम शासक नहीं था। कुषाण काल से पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी हो चुके थे, लेकिन कुषाण काल में सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। प्रथम शासक ये नहीं, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन जो पूछ रहा है, मित्र शासकों के सिक्के मथुरा व इसके आसपास से प्राप्त हुए, तो ये ऑप्शन भी राइट है। चौथा ऑप्शन दे रहा है कि सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया, ये भी सही बात है। गुप्त शासक जितने भी हुए थे, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, सब ने जो सिक्के जारी किए उनमें धनुष के साथ दिखाया गया है। तो इसका जो असत्य कथन पूछा, असत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू कर दिए गए थे। मिनांडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मिनांडर प्रथम जो है इसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र तथा उल्लू का चित्रण है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मिनांडर के सिक्कों पर किस चीज का चित्रण मिलता है। तो मिनांडर के सिक्कों पर उल्लूक का चित्रण मिलता है। सामान्यतः कुषाण शासक विम कैडफिशिस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राज तरंगिणी में सदैव तथ्य तथा दंत कथा में भेद नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन इसका सही है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन है, आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों को प्रतीकात्मक व दार्शनिक विधि से व्याख्या की गई है, ये भी इसका राइट आंसर। आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक व दार्शनिक विधि से व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर सी है कि वेदांग साहित्य का सामान्य काल 600 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व का रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। डी में उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार कोई ग्रंथ एक ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ हो तो वह एक गत्यात्मक सत्ता नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। ए सही है, बी सही है और सी सही है, तो इसके ए बी और सी ऑप्शन नंबर
4 में आते हैं तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो प्राचीनतम सिक्के वो पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पंचमार्क सिक्के कौन से हैं उनके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों का पुरातात्विक प्रमाण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिला है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का, जिस काल में भारत का द्वितीय नगरीकरण हुआ था। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल VC अग्रवाल ने निर्माण विधि के आधार पर इन्हें आहत जेम्स परिचय पंचमार्क का नाम दिया था। आहत मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई थी। वहीं डॉक्टर राधाकिशन मुखर्जी के अनुसार आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति गोलकपुर पाटलिपुत्र जो बिहार का क्षेत्र है वहां से हुई थी। आहत सिक्कों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कभी भी राज्य द्वारा नहीं किए गए। और ऑप्शन नंबर 2, इन पर प्राकृत में लंबे लेख खोदे हुए थे। नहीं, प्राकृत में इनमें लंबे लेख नहीं खोदे हुए थे। ये ऑप्शन तो इसका सही नहीं है और पहला ऑप्शन भी इसका गलत है। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन उत्तर होगा वो न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। न तो 1 सही और न ही 2 सही। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आहत मुद्राएं गोल व चौकोर अंडाकार आदि रूप में देखने को मिलती है। यह अधिकांशतः चांदी व अल्प मात्रा में तांबे की है। अधिकांशतः चांदी की थी लेकिन कुछ जगह तांबे की भी मिली है। भारत के अभी तक के जो भी प्राचीनतम सिक्के मिले वे सभी चांदी के ही मिले। आहत मुद्राओं के ठप्पे में लेख न होकर मात्र प्रतीक थे। पर नाना प्रकार के पर्वतों के, वृक्षों के, पशु पक्षियों, श्रम्प, मानव, पुष्प आकृतियां थी। ज्यामितीय आकृतियां भी थी। अंकित किए जाने वाले चिन्हों की संख्या 500 से भी अधिक है। 500 से भी अधिक चिन्ह यहाँ पर तो कुछ ही नाम दिए गए हैं। 500 से अधिक चिन्ह इन सिक्कों पर मिले हैं। हालांकि सूर्य का अंकन अनिवार्य रूप से इन पर मिलता था। साथ ही षड चक्र, अर्धचंद्र युक्त पर्वत, वृषभ आदि भी अधिकांशतः अंकित रहते थे। यह प्रतीक को लांछन या चिन्ह भी कहा गया है। प्रांत विशेष या भांत विशेष के अनुसार अपनी भिन्नता को व्यक्त करते थे। इन्हें मूलतः एक ओवरहेड अंकित किया जाता था जिसे सिक्के का चित्त भाग तथा सादे वाले भाग को पट भाग कहते थे। बिंबों को देखकर सिक्कों के क्षेत्र, राज्य अथवा काल को सहज भाव से अलग अलग पहचाना जा सकता था। यह बात विशुद्धि मग नामक बौद्ध ग्रंथ से ध्वनित होती है। उसमें कहा गया कि हेरेनिक सिक्कों को देखते ही बता सकता है कि कौन सा सिक्का किस गांव का, किस नगर का, किस नदी घाटी का, किस पर्वत का, या फिर इसका बनाने वाला टकसाल कौन सा था। प्राचीनतम आहत मुद्राएं वे हैं जो किसी स्थान या प्रदेश विशेष से सीमित रहे। उन्हें उन जनपदों या महाजनपदों ने प्रचलित किया जो महाभारत युद्ध के बाद बचे रहे तथा जिन्हें पीछे मगध साम्राज्य ने आत्मसात कर लिया। प्राचीनतम उपलब्ध सिक्के किस धातु के बने थे? तो ये हमने अभी देखा था कि सर्वाधिक चांदी के मिले हैं और कुछ मात्रा में तांबे के भी मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तांबे और चांदी के। निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? यहाँ पर 4 जो कृतियाँ दी गई है उनमें 3 नाटक है और एक जो नाटक नहीं है वो एक जीवनी है। तो इनमें से जीवनी कौन सी है? जीवनी है हर्षचरित, जो हर्ष के ऊपर लिखी गई जीवनी थी। बाकी मालविका अग्निमित्र ये नाटक है, मुद्रा राक्षस नाटक है और स्वप्नवास तथा नाटक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2, हर्षचरित नाटक नहीं है, एक जीवनी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मालविका अग्निमित्र यह कालिदास रचित नाटक है जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र तथा मालविका को परिणय कथा का वर्णन है। हर्षचरित यह हर्षचरित जो बाण भट्ट के द्वारा रचित है, इसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित है। यह ऐतिहासिक विषय पर लिखी गई प्रथम चरित काव्य तथा गद्य काव्य है। मुद्रा राक्षस यह गुप्तकालीन नाटककार विशाखदत्त कृत
नायिका विहीन कृति है, इसमें नायिका नहीं है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनकी सहायता से नंद शासक घनानंद को अपदस्थ करके जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी उसकी जानकारी मिलती है। स्वप्नवास तथा एक मास कवि मास हुए थे, उनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। यह वत्सराज उदयन तथा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासुदेवता के प्रेम संबंधों पर आधारित रचना है। इसे प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है।